हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम CUET पॉलिटिकल साइंस के बैच को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके तहत मेरा सबसे पहला काम है कि आपको इसके सिलेबस के साथ कंफर्टेबल करना। और मैं ये कंफर्टेबल आपको ऐसे करूँगा। सबसे पहले मैं आपको जितने भी CUET के सिलेबस हैं कुछ कुछ आपको शुरू में बता दूंगा कि आपको उसमें क्या डिटेल से पढ़ना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट चैप्टर्स पे आऊँगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE और CUET एग्जाम। ठीक है। तो जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा, चैप्टर शुरू करने से पहले भी मैं आपको उस चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू दूंगा। उस ओवरव्यू के अंदर क्या होगा कि आपको इनडायरेक्टली एक कहानी के फॉर्म में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये, जब आप कहानी के फॉर्म में चैप्टर को समझ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो मेरा ये काम रहेगा कि मैं आपको उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, या आप यूं कहिए कि लाइन बाय लाइन मैं आपको पूरा चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा कि उससे रिलेटेड यदि आपके मन में किसी तरह का डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वहीं पे पूछ सकते हो। ओके। फोर्थ चीज ये होगा कि जब मैं आपको कहानी के फॉर्म में बता दूंगा, लाइन बाय लाइन बता दूंगा, तो जो आपके चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दिए हुए हैं या CUET ने उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछ रखे हैं या पूछने की संभावना है, वैसे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके लिए टेस्ट सीरीज आयोजन किया जाएगा और मैं चाहता हूं कि आप सब उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने मार्क्स को इंप्रूव कीजिए, ताकि आप लोग CUET एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। इससे हमारा इंस्टीट्यूट का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। तो आइए श्री गणेश करें या शुरू करें अपने सिलेबस को पढ़ना। तो देखिए, जैसा कि हमें हेडलाइन से पता चल रहा है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हमें कब आज़ादी मिली? हमें आज़ादी मिली 1947 में। ठीक। उसके बाद से लेकर के अभी तक की राजनीति, यानी कि 1942 से लेकर के 1942 या 1947, 1947 से लेकर के 2023-24, अब जब तक के बोलिए, अब तक की राजनीति को हमें समझना है, देखना है किस प्रकार से भारत में यह बदलाव हुआ है, किन किन बदलावों से यह गुजरा है, किस प्रकार के संकट झेले गए हैं। और उन्हीं संकटों का आज परिणाम है कि जिस देश के बारे में विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो वो कहा करते थे कि अभी तो बस एक ही पार्टीशन हुआ है भारत और पाकिस्तान का, अभी तो हजारों पार्टीशन बाकी हैं। लेकिन आज 75 साल बाद आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तब भी हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक नेशन कहने के लिए तैयार हैं। और यही हम देखेंगे किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के बावजूद भी हमारा देश आगे बढ़ा है और निरंतर आगे बढ़ता ही रहा है। आप देखे होंगे चुनाव में अत्यंत उलूल जुलूल तरह की बातें की जाती है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन जो जीतता है वो जीत को भी शालीनता से स्वीकार करता है, जो हारता है वो भी विनम्रता से अपनी हार को स्वीकार करता है। यही खूबसूरती है हमारी प्रजातंत्र की। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो आपको डिस्क्राइब करता है द इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल। सो ये क्या कह रहा है आपको? द इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का क्या मतलब है आपके नजर में? मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट विच पार्टी? अच्छा, इट इज टॉकिंग अबाउट विच पार्टी डोमिनेंस। आपको सबको पता है कि आज़ादी के समय में कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? वो पार्टी जिसका फॉर्मेशन एओ ह्यूम ने 1885 में किया था, कांग्रेस पार्टी। तो आज़ादी के संपूर्ण संग्राम में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही पार्टिसिपेट किए थे। और जब आज़ादी मिली तो वही एक पार्टी था जो कि डोमिनेट कर रहा था। क्यों डोमिनेट कर रहा था ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये कौन सी पार्टी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं? यहां पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, यहां हम लोग जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंतर्गत तमाम तरह के विचारधारा के लोग
हर प्रांत के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर लिंग के लोग, जितनी भी प्रकार की भारत में विविधताएं हैं, जिन जिन डाइवर्सिटी की बात भारत में की जा रही है, उन तमाम डाइवर्स चीज़ों को भी एकत्रित करके हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी उस टाइम 1947 में थी, उन्होंने इसको पूरा किया है। ठीक है, आप को बात समझ रहे हैं? तो ये कौन सी पार्टी है? ये पार्टी का नाम है कांग्रेस, जिसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था। अब जो सेकेंड चीज मुझे पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। तो इसमें आपको कौन सी बातें पता होनी चाहिए? कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब हमें 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो उसी टाइम से जो है इलेक्शंस हो गए थे, और उसी टाइम चुनाव में होने के बाद कोई पीएम बना, कोई सीएम बना, एटसेट्रा एटसेट्रा बना। पर असलियत में क्या है? असलियत में यह है कि 1947 से लेकर के 1952 तक इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि वो सरकार यहां पे रूल कर रहे थे जो सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो चुने गए थे। क्लियर? यानी कि 1947 से लेकर के 1952 तक वही लोग रूल कर रहे थे जिनका चुनाव अंग्रेजी शासन के अंतर्गत हुआ था। तो आप कहोगे कि सर, तो 1952 ने आपने क्यों लिखा? क्योंकि 1952 में हमारे देश में सबसे पहला जनरल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, कब सबसे पहला जनरल इलेक्शंस हुए? 1952 में। जब हम चैप्टर को डिटेल से देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं हमारा कंट्री फेस कर रहा था, आखिर क्यों हमें 47 से लेकर के 52 लग गए, यानी कि 5 साल लग गए चुनाव कराने में। क्या क्या समस्याएं फेस करने को मिला था हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को। या आप देखोगे कि हाँ चलो, हमने तो कम से कम 5 साल में चुनाव करा लिया, लेकिन हमारे साथ ही बनने वाला कंट्री पाकिस्तान 1947 में वो भी आज़ाद हुए हमारे साथ, लेकिन उनका चुनाव सबसे पहले कब हुआ? 1970 में। उन्होंने इतने साल लिए, क्यों? वो हम लोग जब चैप्टर डिटेल से देखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर आप देखोगे कि आज जब आप, मुझे पता है कि चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि हमारे देश में अलग अलग लेवल्स पे चुनाव होते हैं। ठीक है, जो पहला चुनाव होता है वो आपका स्टेट लेवल पे, दूसरा चुनाव आपका होता है सेंट्रल लेवल पे, और जो थर्ड टाइप का चुनाव जो बहुत लेटर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में डाला गया, वो है आपका लोकल लेवल का चुनाव, यानी पंचायती राज का चुनाव या अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव। इस प्रकार के चुनाव हमारे देश में होते थे। तो पहले जो होता था, जब 1947 से लेकर के 1992 तक हमारे देश में इतने सारे चुनाव नहीं हुआ करते थे। क्लियर? सिर्फ 2 ही लेवल पे चुनाव होता था। कौन कौन सा? एट द सेंट्रल लेवल मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट लेवल, एंड द सेकंड वाज एट लेजिस्लेटिव लेवल मींस स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हुआ करते थे। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे? अब आप देखोगे कि यहां पे 2 लेवल्स पे चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, 2 लेवल्स पे चुनाव हो रहे हैं। पहला जो लेवल है वो है आपका स्टेट लेवल है, दूसरा आपका लेवल है सेंट्रल लेवल। ठीक है, सेंट्रल लेवल। तो जो ये 2 प्रकार का चुनाव आपके यहां हो रहा है, तो इसमें आप देखोगे कि जो कांग्रेस है ये कब से लेकर के कब तक डोमिनेट कर रही है? क्या ये स्टेट में डोमिनेट कर रही है, सेंटर में डोमिनेट कर रही है, या अदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं? ठीक है, बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी है, जो पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था, या स्वतंत्रता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब पार्टीज के बारे में आपको बहुत डिटेल में डिस्कशंस करने पड़ेंगे। ठीक, तो अपोजिशन पार्टीज का क्या रोल रहा है हमारे डेमोक्रेसी में, या अपोजिशन पार्टी जब फर्स्ट टाइम कब सेंटर में या स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म किए, इन सब चीजों को हम लोग बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। क्लियर? आइए हम फिर से यहां पे आते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और जो सेकेंड पॉइंट है इसमें आपका है अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल, कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस। सो हियर द वर्ड कोलिशन नेचर ऑफ द कांग्रेस। कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस का क्या मतलब हो सकता है? यहां पे कोलिशन का मतलब होता है कि बहुत अलग अलग टाइप के विचारधारा के लोग, बहुत अलग अलग टाइप के प्रांत के लोग, बहुत अलग अलग तरह के अपने मत रखने वाले लोग, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग धर्म के लोग मिलकर के कांग्रेस का निर्माण किए थे। यही है आपका कोलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको अभी बता रहा था कि मेजर अपोजिशन पार्टीज, मेजर अपोजिशन पार्टीज क्या हो सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, जैसे भारतीय जनसंघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पार्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है फर्दर डिविजन्स होते हैं, CPIM, CPI, LML, माओइस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, क्यों होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर? आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आया?
उसके बाद आप देखोगे कि जो आपका सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, आपका सेकेंड चैप्टर क्या है? नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, legacy of partition, the challenges of refugee settlement, and the Kashmir problem organization. So here what you are going to see? Here you are going to see about the nation building and its problem. So जब पार्टीशन हुआ हमारे देश का, तो पार्टीशन का क्या मतलब था? सिर्फ एक लकीर खींच देने से दो लोग अलग अलग तरह से अलग अलग जगह चले गए? ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ एक जमीन का एक टुकड़ा, एक लाइन खींच देने से देश विभाजित नहीं होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आप यहाँ पर ये देखोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिले थे। प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिले थे रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स। रेफ्यूजी कौन होते हैं? रेफ्यूजी वो होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह आते हैं। तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान में गए, क्यों विभाजन हुआ ये हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। टू नेशन थ्योरी, मोहम्मद अली जिन्ना, इंडिया एंड पाकिस्तान, two communities can't live together, so we need a different nation. So Muslims for Pakistan, and whosoever want to live, they can live here in India. This was the main theme of partition. ये आपको जानकारी मिल गई। तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोग अब इधर से उधर जा रहे हैं, पॉपुलेशन ट्रांसफर। आप लोग बहुत तरह की मूवीज देख रखे होंगे कि किस प्रकार से आप भाग मिल्खा भाग देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो बहुत टाइप की समस्याएं फेस करने को मिल रही है। हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ मुखर्जी नगर के पास है। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे रिफ्यूजी लोग जो है यहाँ कैंप में रह रहे हैं। आज जो जहाँ पर मैं भी जहाँ रह रहा हूँ वो भी एक रिफ्यूजी का ही घर है। तो आप ये समझ रहे हो कि जो लोग वहाँ से यहाँ आए थे उन्हें किस प्रकार से रिफ्यूजी बनाया गया, इसके बारे में आप देखोगे। फिर आप देखोगे कि उन्हें किस प्रकार से सेटलमेंट किया गया। उसके बाद आपको देखोगे कश्मीर की समस्या। अभी तो आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे राजा रजवाड़े थे जो कि भारत के साथ ना मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, वो आज़ाद रहना चाहते थे। लेकिन ये आज़ादी उन्हें किन शर्तों पे मिलेगी यह बात उन्हें भी नहीं पता था। और शर्त ऐसी हुई कि एक कबाइलिया फोर्स, हालांकि वो पाकिस्तानी फोर्स ही था, जो कि कश्मीर पे अटैक करता है, ठीक है, और उसे अपने अंडर ले लेता है। आज भी जो हमारे देश का जो पीओके का हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंडर ही है। तो ऐसी हालात में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने साइन किया कि ठीक है, हम भारत में अपना विलय करना चाहते हैं और कृपया भारतीय फोर्स हमारे पास आए और हमारी मदद करे। और जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन किया तो हमारी फोर्स वहाँ पे गई। और पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से संविधान में एक अलग आर्टिकल 370 को डाला गया, जिसका विरोध उस टाइम जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आज के भारतीय जनता पार्टी हैं, उन्होंने मुखर रूप से किया था। अपने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी इस प्रकार की विचारधारा को आज आप देखोगे 2019 में 370 आर्टिकल को एबॉलिश कर दिया गया है प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी लेड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आपको इन तरह की समस्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ना सिर्फ कश्मीर के बारे में बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, जैसे जूनागढ़ हो गया, आपका मणिपुर हो गया, हैदराबाद हो गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी और हम लोग इन्हें बहुत डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट समस्याएं हमारे देश के सामने आती है, वो समस्या क्या है? वो समस्या है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेजेस। मीन्स ऐसी बात है कि अलग अलग तरह के राज्य बनने वाले थे, ठीक है, सब राज्यों की अलग अलग डिमांड थी। और कांग्रेस के भी एक अधिवेशन में जो उस टाइम गांधी जी और पंडित नेहरू ने यह प्रॉमिस किया था कि जब आज़ाद होगा तो भाषा के आधार पर नए नए राज्यों का गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार का मूवमेंट हमारे देश में बहुत तेज़ी से पकड़ लिया। आप लोग को पता ही होगा आंध्र प्रदेश का मूवमेंट किस प्रकार से राइज किया। एक कांग्रेस के ही लीडर का फास्ट टू डेथ का उन्होंने प्रण लिया और लास्ट में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई और आंध्र प्रदेश एक न्यू स्टेट भी बना, क्योंकि पब्लिक में इतना आक्रोश था कि उस आक्रोश का सामना करना उस टाइम की सरकार के बस में नहीं था। तो इसी प्रकार से जब एक बार रीऑर्गेनाइजेशन हो गया लैंग्वेज के आधार पे, तो अब क्या हुआ कि अब पिटारा खुल गया। अब पिटारा खुल गया अलग अलग डिमांड्स का, जिसका पंडित नेहरू को डर था।
पंडित नेहरू को क्यों डर था? क्योंकि पंडित नेहरू को लगता था कि देश का एक बार पार्टीशन धर्म के आधार पर हो चुका है, कहीं हम लैंग्वेज के आधार पर देश को बांटना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं यह कहीं फर्दर पार्टीशंस, जिसका जिक्र विंस्टन चर्चिल ने अपने भाषण में किया था, वह कहीं यथार्थ रूप में ना बदल जाए, इसकी चिंता उन्हें भलीभांति थी। इसी कारण से पंडित नेहरू या उस टाइम के लीडर्स नहीं चाहते थे कि देश का फर्दर विभाजन हो या फर्दर देश का डिवीजन किसी खास चीज के आधार पे हो। इसके कारण हम लोग देखेंगे कि बहुत तरह की कमिटीज का भी फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, आप जेवीपी कमिटी के बारे में देखोगे, आप धर कमीशन के बारे में देखोगे, इस प्रकार के बहुत तरह के कमीशंस के बाद फिर अलग अलग तरह के राज्य अलग अलग पैमानों के आधार पर बनाए जाते हैं। और आज आप देखोगे कि इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इन पूरी संरचनाओं की शुरुआत कहां से हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, किस यात्रा के थ्रू, किस रास्ते के थ्रू इन्होंने यात्रा किया और यह आज जहां खड़े हैं वहां कैसे पहुंचे, इस पूरी कहानी को मैं आपके साथ जीऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ ही बने रहेंगे। इसके बाद आप आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक के तहत। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ। आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा हम लोगों ने सोचा कि एक घर को चलाने के लिए भी एक बजट की आवश्यकता पड़ती है, एक एस्टीमेट की आवश्यकता पड़ती है, एक प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे पास इतना इनकम है और हम इतने खर्चा एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन देश के लिए क्या होगा, देश के लिए कौन सोचेगा, देश के लिए कौन प्लानिंग करेगा? तो देश के लिए कौन प्लानिंग करेगा? देश के लिए प्लानिंग करेगा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू, और आज के टाइम में इसी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि हम लोग प्लानिंग कमीशन के पूरे सफर को देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन कैसे अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 साल का प्लान वो प्रेजेंट करते थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या बातें थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस सेक्टर पर ज़्यादा जोर दिया गया, उनमें कौन सी ऐसी बातें थी, कितना ग्रोथ रेट था, जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वहाँ पर किस किस चीज़ों पे जोर दिया गया। बहुत टाइप के प्लान हॉलिडे के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, रोलिंग प्लान्स के बारे में जिक्र करेंगे, और अभी तक के नीति आयोग के सफर के बारे में और उनके विजन के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से सबसे पहले क्या होता है कि स्टेट अपने अंतर्गत में सब बातों को कंट्रोल में रखना चाहता है, एवरीथिंग शुड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। लेकिन 1991 में हमने एक नई नीति अपनाई जिसको LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस प्रकार से अब किस प्रकार से हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, आप देख चुके होंगे बहुत जगह हम लोग PPP मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल्स में, बहुत बारीकी के थ्रू, पहले कहानी के फॉर्म में, फिर चैप्टर के द्वारा, फिर एक्सरसाइज के द्वारा, फिर टेस्ट सीरीज के द्वारा पूरी तरह से आराम से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। Okay, so the next thing is that here you are going to read about the Green Revolution and its political fallouts. ठीक है, अब आप देखोगे कि हमारे देश में हरित क्रांति होती है। आपको पता होना चाहिए कि 1965 में हम लोग एक वार लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को लाल किला से यह अपील करना पड़ा कि मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वो सिर्फ एक समय का खाना खाएं, सिर्फ एक समय का भोजन करें, क्योंकि मैं भी एक ही समय का भोजन करता हूं, क्योंकि जो लोग सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश की सेना के जवान, उनके पास खाने को नहीं है। तो इस प्रकार की हमारे देश में नौबत थी। इस नौबत से बाहर निकलने के लिए हम लोगों ने हरित क्रांति का सहारा लिया। हरित क्रांति के क्या प्रभाव थे, आखिर हरित क्रांति किन क्षेत्रों में लाया गया, उन क्षेत्रों के द्वारा उन क्षेत्रों का किस तरह से विकास हुआ, इन विकास की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हरित क्रांति में पूरा डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार का बीज का इस्तेमाल हुआ, कैसे कैसे सुविधाएं दी गई, हम लोग बहुत डिटेल से देखने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को। आप बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन ही है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन ही है जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, और आज के समय में हमारे मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने देश के द्वारा में, सिर्फ अपने देश में पैदा हुए अनाजों के द्वारा। ना सिर्फ हम अपने देश के नागरिकों को खिला रहे हैं, बल्कि हम विदेशों में भी
ढेर सारे अनाज भेज रहे हैं। भारत ही नहीं, विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर हमने कोरोना में उन्हें खाना दिया, और आज भी हम लोग एक वीट एक्सपोर्टिंग नेशन है। तो ये जो जर्नी है ना, कि कृपया एक समय खाना खाइए, प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से कहा जाने वाला, और आज 2023 तक आते आते ये जो जर्नी है, हम इस जर्नी को आपके साथ जीने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, सीनो इंडिया वॉर ऑफ 1962, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड 1971, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो आप यहां क्या पढ़ने वाले हो? यू आर गोइंग टू रीड हेयर। देखिए, आप लोग को वर्ल्ड वार तो पता होगा ना, आप लोग पढ़ने वाले हो वर्ल्ड वार के बारे में। जो आपका नेक्स्ट बुक है ना, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहां पे आप लोग पढ़ने वाले हो। ये दोनों बुक आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आप इन्हें अलग अलग करके मत देखो, इसलिए दोनों बुक्स को आपको सेम समय में रखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय जो विश्व है वो दो पार्टों में विभाजित हो रखा था। एक पार्ट अमेरिका के अंतर्गत अपने आप को रखना चाहता था, नाटो फोर्सेस के अंतर्गत अपने आप को रखना चाहता था, अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशन कहलवाना पसंद करता था, अपने आप को कैपिटलिस्टिक, लिबरल या फ्रीडम देने वाले कंट्री के रूप में जाना उनके लिए अच्छा लगता था उन्हें। और दूसरा ग्रुप था, उसे लीड कर रहा था रसिया, रूस, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री। तो दूसरा ग्रुप था वो सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, यानी सब चीज पे राज्य का कब्जा हो, और राज्य कब्जा करके इस प्रकार से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करे कि समाज में किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप समझ रहे हो? समाज में हर आदमी की जो जरूरत है उसको राज्य पूरा करे, राज्य नियंत्रण करे, और राज्य ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य ही नहीं रहेगा। जो हमारे गांधी जी का राम राज्य का कंसेप्ट है ना कोई राजा, ना कोई चोर, ना कोई ताला, ना कोई बही, ना कोई खाता, इस प्रकार का जो कंसेप्ट है, ये कम्युनिज्म का भी यही कंसेप्ट है। मैं आपको इस कंसेप्ट को भी समझाऊंगा, और किस प्रकार से इस कंसेप्ट को यथार्थ में पालन किया गया रसिया के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा, ये मैं आपको जो आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहां बताऊंगा। लेकिन मैं इस कहानी को आपको यहां क्यों बताया? ये तो इंडिया की बात है, लेकिन यहां बात कर रहा है मुझे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मतलब भारत की विदेश नीति। भारत कैसी नीति किस देश के साथ अपनाएगा? तो उस समय जब पूरा विश्व दो भागों में बट रखा था, एक भाग अमेरिका के द्वारा, एक भाग यूएसएसआर के अंडर में, उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं। आप समझ रहे हो? बहुत अंतर है इस बात में। हम किसी के साथ नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं। हम सबके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ हो। क्यों? क्योंकि अभी हमें तुरंत आज़ादी मिली है, 1947 अभी हमें आज़ादी मिली है, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, और आप चाहते हो कि हम फिर से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, एक पावरफुल कंट्री के अंदर अपने आप को रख लें। यह कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ अन्याय होगा। यह थी हमारी विदेश नीति, और इसी विदेश नीति के तहत हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था नैम। क्या नाम था? जिसका नाम था नैम, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट। हम किसी के साथ नहीं हैं, ठीक? हम किसी के साथ नहीं हैं, पहली बात तो ये था आपका नैम। नैम, नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है? तो नैम की स्थापना क्यों हुई, किन किन लोगों ने मिलकर किया, आखिर इसका मकसद क्या है? क्या आज के समय में ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉर्मेशन कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में भी उसी प्रकार से यथार्थ अपना मेंटेन करके रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है? ये हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। क्लियर? इसके बाद आप देखोगे कि न्यू चैप्टर्स आपका आ रहा है, चैलेंजेस एंड restoration of Congress system, political secession after Nehru, non-Congressian and electoral upsets in 1967, Congress split and reconstitution, Congress victory 1971 elections, politics of गरीबी हटाओ। देखिए, नेहरू जी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि एक बार पार्लियामेंट में
वो अपने सर को खुजलाने के लिए अपने हाथ को ऊपर ले गए थे। और उस समय जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य लोग थे उसमें से जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य थे उनमें से 99% लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था कि नेहरू जी कोई बिल को पास कराना चाह रहे हैं और इस कारण से नेहरू जी ने हाथ खड़ा किया। तो नेहरू जी का इस कदर का कद था कांग्रेस के सिस्टम में। और जब नेहरू जी के जाने के बाद, एक स्ट्रांग लीडर के जाने के बाद क्या स्थिति हुई कांग्रेस की, किस प्रकार से कांग्रेस में आपस में टकराव हुए, किस प्रकार से जो न्यू जनरेशन के जो लीडर्स थे वो आपस में प्रधानमंत्री बनने की होड़ में, या आप कहें कि कांग्रेस पार्टी को कमांड करने की होड़ में किस प्रकार से लगे रहे, इस पूरे जर्नी को हम लोग देखेंगे। हम लोग नेहरू जी के बाद किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई के बीच टक्कर होता है, इसमें शास्त्री जी जीतते हैं। कामराज जी का रोल के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय। उसके बाद आप देखोगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई जी के बीच में टक्कर, और इंदिरा गांधी जी किस प्रकार से कांग्रेस को उनके ओल्ड गार्ड से छुड़ा करके अपने नेतृत्व में लाते हैं और 1971 में कांग्रेस को एक फिर से वही स्ट्रक्चर दिलाते हैं जो पंडित नेहरू के अंदर में कांग्रेस का हुआ था। और इसमें आप देखोगे कि ना सिर्फ इंदिरा गांधी पॉलिटिकल विक्ट्री उन्हें मिलता है, बल्कि 1971 में इंडो बांग्लादेश वार, आप देखे होंगे कि किस प्रकार से बांग्लादेश का आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होगा वहां के इलेक्शंस के दौरान, और कैसे कहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट था, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। और जितने भी वार हैं उन सब वार्स को जो है हम एक साइड में पढ़ेंगे। आप समझ रहे हो? जैसे हम लोग चैप्टर्स भी पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर्स में बहुत सारे आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, बहुत तरह के इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, तो उन इन्फॉर्मेशंस को हम लोग चैप्टर्स में डायरेक्ट एकोमोडेट नहीं करेंगे। उन इन्फॉर्मेशंस के लिए हम लोग एक अलग से क्लास रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं बॉक्सेस में से सीयूटी का क्वेश्चंस बनते हैं, आपको उन्हीं से आपको पूछा जाता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बस मेरे साथ रहिए। तो मैं आपको कह रहा था कि जितने भी वार हम लोगों ने फाइट किया है, चाहे आप 1947 का वार ले लो, 1962 का वार ले लो जो चाइना के साथ हम लोग लड़े थे, फिर 1965 का वार पाकिस्तान के साथ, 1971 का वार फिर से पाकिस्तान के साथ, या 1998 का कारगिल वार, इन सारे वार्स को हम लोग एक साथ करीब कि 15 से 20 मिनट के वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या कारण थे इस वार के दौरान क्या हुआ और वार का आउटकम क्या हुआ। इन सारे वार्स को हम लोग एक साथ देखेंगे। क्लियर? तो अभी मैं बस आपको सिलेबस एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर से बताते जा रहा हूं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। ठीक है? हाँ, गरीबी हटाओ एक फेमस स्लोगन है इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी एक बार स्टेज पे जाती हैं और कहती हैं कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। अब आप किसे हटाओगे? लोगों ने जाहिर सी बात है गरीबी हटाने को ही वोट दिया होगा, और इंदिरा गांधी जी बहुत ही ज्यादा बहुमत के साथ जीतती हैं। ठीक? तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। आप देख रहे हो ना कि किस प्रकार से जब हमारे देश को आजादी मिली थी उस समय क्या क्या हमारे देश के पास चैलेंजेस थे। एक राष्ट्र को बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, बहुत तरह के संघर्ष झेले गए हैं। उन सारे संघर्षों को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पहले पंडित नेहरू के अंतर्गत संघर्ष झेले गए हैं, उनके बाद आप देखोगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के अंतर्गत में, फिर आप देखोगे कि इनके अंतर्गत में इंदिरा गांधी जी के अंतर्गत में। ठीक है, अभी तक हम लोग यहीं तक पहुंचे हैं। तो ये हमारा जो डेमोक्रेसी का एक सफर है, 1971 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। ये है आपका क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। जैसे ही आपको वर्ड क्राइसिस दिखाई दे जाए ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, तभी आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लिक होनी चाहिए कि आखिर क्राइसिस का क्या मतलब है, आखिर क्राइसिस शब्द क्यों लिखा गया है। क्राइसिस डेमोक्रेटिक ऑर्डर में कब होता है? जब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब? डेमोक्रेटिक का मतलब है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक? लेकिन जब जनता रूल ना करके कोई एक अथॉरिटी रूल करने लगता है, कोई एक अथॉरिटी देश में इमरजेंसी लगा देता है और यह डिसाइड करता है कि अब पूरा देश हमारे तरह चलेगा, यानी कि इमरजेंसी लगाना क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर होगा। ठीक है? उसके बाद जब डेमोक्रेटिक ऑर्डर होता है, इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात। नवनिर्माण मूवमेंट क्या था? नवनिर्माण मूवमेंट था कि गुजरात में गुजरात सरकार के खिलाफ कुछ करप्शन के चार्जेस थे, उन चार्जेस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस नवनिर्माण मूवमेंट में। ठीक है? उसके बाद आप देखोगे कि इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, रेसिस्टेंस ऑफ इमरजेंसी, 1977 इलेक्शंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी, राइज ऑफ लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए
इंदिरा गांधी जी जब सत्ता के शीर्ष पे थी तो उनका टकराव किससे होता है? उनका टकराव होता है जुडिशरी के साथ, और इस टकराव का ही फल होता है देश के ऊपर इमरजेंसी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी रेडियो पे आके कह रही थी कि राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, पर असलियत में सबको पता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री जी किए थे। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल का डिसऑर्डर हो गया, लेकिन ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि जब किसी देश में इमरजेंसी लगा दिया गया हो और उसके कुछ दिनों बाद ही देश में इमरजेंसी हटा करके फिर से चुनाव कराया गया हो। तो 1975 में देश में इमरजेंसी लगाया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, लेकिन 1977 में 1977 में फिर से चुनाव होता है, और चुनाव में कौन पार्टी जीतता है? चुनाव में वो पार्टी जीतता है जिसको लीड जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। याद है इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था? कोई जवाब नहीं दे रहे कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि जयप्रकाश नारायण आज़ादी के दौरान किस मूवमेंट में उनका रोल था, और जब देश में इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने देश में कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है और मैं चाहता हूं कि आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आप देखोगे कि रीजनल एस्पिरेशंस एंड कन्फ्लिक्ट, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, पंजाब क्राइसिस एंड एंटी सिख राइट इन 1984, द कश्मीर सिचुएशन, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखोगे कि जो इस चैप्टर में आपको जितने भी हमारे देश में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, चाहे पंजाब में एक समय में कन्फ्लिक्ट हुआ करता था, एक समय में जम्मू एंड कश्मीर में कन्फ्लिक्ट हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट में कन्फ्लिक्ट हुए करते थे, तो इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को आप बहुत डिटेल्स में स्टडी करोगे कि क्या कारण थे इन कन्फ्लिक्ट का, कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे इस कन्फ्लिक्ट के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को कैसे आगे बढ़ाया गया, क्या इसे सॉल्व किया गया, या प्रेजेंट में इस कन्फ्लिक्ट का क्या रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर रिलेटेड कन्फ्लिक्ट का आप देखोगे कि 370 को एबॉलिश करके अभी वहां पर दोनों जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को क्या किया गया है? यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब प्रेजेंट डे में ऐसा है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का किस प्रकार से आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक की स्थिति रही है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हाले भारत देश बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्स देश है। इस देश में अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं। आप मुझे बताइए, जो कश्मीर में रहने वाला कोई व्यक्ति है और जो केरल में रहने वाला कोई व्यक्ति है, क्या दोनों का एस्पिरेशन सेम होगा? गुजरात में रहने वाला व्यक्ति, अरुणाचल में रहने वाला व्यक्ति के एस्पिरेशन सेम होंगे? उत्तर है नहीं। क्या एक हिंदू का एस्पिरेशन सेम होगा, मुस्लिम का एस्पिरेशन सेम होगा? क्या एक स्त्री का एस्पिरेशन सेम होगा, एक पुरुष का एस्पिरेशन सेम होगा? उत्तर है नहीं। सब लोग अलग अलग हैं। मजदूर का एस्पिरेशन अलग होंगे, कैपिटलिस्ट का एस्पिरेशंस अलग होंगे, बिजनेसमैन के एस्पिरेशंस अलग होंगे, फार्मर्स के एस्पिरेशन अलग होंगे, स्टूडेंट के एस्पिरेशंस अलग होंगे। तो सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं। इसी प्रकार से हर एक रीजन्स के भी कुछ एस्पिरेशंस होते हैं। तो उन एस्पिरेशंस को, उन महत्वाकांक्षाओं को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, क्या उनके कारण थे, कैसे उनका निवारण हुआ। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम उन सारे कन्फ्लिक्ट्स का जिक्र करेंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो। उसके बाद आप देखोगे कि राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, फार्मर्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट अफेक्टेड पीपल्स मूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन, रिपोर्ट्स इट्स आफ्टरमाथ। तो आप इसमें क्या देखोगे? इसमें आप देखोगे कि आपको क्या पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा फार्मर्स मूवमेंट के बारे में। फार्मर्स मूवमेंट का देखोगे कि अब जब हमारे देश में हरित क्रांति होती है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय आपके देश में बहुत अलग अलग टाइप्स के फार्मर्स की डिमांड्स होते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे सरकार ने एक एक्ट पास किया था, फार्मर्स रिलेटेड बिल पास किया था, तो बहुत दिनों तक यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे लोग धरना दे रहे थे, और लास्ट में जो है गवर्नमेंट को अपना स्टेप को पीछे खींचना पड़ा, और फिर जाके ये मूवमेंट अभी डेट में खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये मूवमेंट कोई पहली बार नहीं हुआ है, आज़ादी के बाद से कंटिन्यू ये मूवमेंट होता आ रहा है। ठीक है, अब इसी मूवमेंट में आप देखोगे कि ना सिर्फ ये मूवमेंट बल्कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी हो रहा है। बस वही है, देखिए हर मूवमेंट के बारे में क्या उसके कारण थे, व्हाट वर द कॉजेज, ठीक है, हु वेर रेस्पॉन्सिबल, कौन कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, ओके, और किस प्रोसेस में वो चला, वो मूवमेंट कैसे प्रोसीड किया, ठीक है, वो मूवमेंट कैसे प्रोसीड किया और उस मूवमेंट का क्या आउटकम था। सब मूवमेंट का आपके लिए यही पैटर्न होगा, चाहे आपका
फार्मर्स मूवमेंट हो, या आपकी वुमेन्स मूवमेंट हो, या आपके इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो, या आपके डेवलपमेंटल अफेक्टेड पीपल्स मूवमेंट हो, जितने भी मूवमेंट है इन सारे मूवमेंट्स का एक ही बात होगा। जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट्स एंड इट्स आफ्टरमाथ। इसका मतलब है कि आपको मंडल कमीशन के रिपोर्ट को पढ़ना है। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आप अभी के समय में जानते होंगे, ओबीसी लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी जितने भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 27% रिजर्वेशन का हक है, ठीक है। संवैधानिक तौर पे संविधान डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को अमेंड करके उन्हें यह संवैधानिक हक दिया गया है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड मेनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कौन मंडल जी थे, कहाँ के क्या चीफ मिनिस्टर थे या कहीं के जज थे, उनके अंडर में कब कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने कब रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, उस रिपोर्ट का आउटकम है वो तो मैं आपको बता ही दिया। तो हर मूवमेंट का, हर रिपोर्ट का हम लोग यही देखेंगे कि क्या उसके कारण थे, कारण को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रोसेस को अपनाए गए, क्या वो सॉल्व हुए, मतलब निवारण हुआ उसका, अगर निवारण नहीं हुआ, यदि निवारण नहीं हुआ तो क्या फर्दर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इन सब चीजों को हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल से देखने वाले हैं। क्लियर। फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो आपका आता है डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s, participatory upsurge in 1990s, rise of Janata Dal and BJP, the increasing role of regional parties and coalition politics, UF and NDA government, elections 2004 and UPA government। तो आप इस दौरान क्या देखोगे, आप इस दौरान देखोगे कि किस प्रकार से डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स का एक दौर आता है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक समय में सिर्फ कांग्रेस अपने दम पे करके 70 से लेकर के 75% सीट्स पे काबिज होती थी, लेकिन एक समय में ऐसा भी दौर देखा है हमारे देश के प्रजातंत्र ने, हमारे देश की डेमोक्रेसी ने, जब हमारे किसी भी एक पार्टी के पास इतनी बहुमत नहीं थी कि वो खुद के बल पे सरकार फॉर्म कर सके। तो बहुत सारे पार्टी आपस में मिलकर के चुनाव भी लड़ते थे और चुनाव के बाद भी आपस में मिलकर के गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में अपना योगदान दिया करते थे। आपको इस बात को भी देखना पड़ेगा 2004 में किस प्रकार से जनता दल और बहुत सारे पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। जनता दल का अपसर्ज कैसे होता है, बीजेपी का अपसर्ज कैसे होता है, वो भारतीय जनसंघ जिसे कभी 4 सीट कभी 3 सीट आया करता था, वो बीजेपी जिसे कभी 2 सीट आया करता था, वो बीजेपी आज के टाइम में 303 सीट, या आप ये कहीं एनडीए गवर्नमेंट 350 से ऊपर सीट्स लेकर के आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है ना, किस प्रोसेस के थ्रू लोग आगे बढ़े हैं और किस प्रोसेस के थ्रू कुछ पार्टीज पीछे गई है, इन सारे प्रोसेसेस का हम लोग क्या करेंगे, इन सारे प्रोसेसेस का हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, आप अभी तक हम लोग 9 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर है आपका रिसेंट इशूज एंड चैलेंजेस ऑफ रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड अपोजिशन, राइज ऑफ ओबीसीज इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, Dalit politics and electoral, non-electoral arena, challenges of communalism, Ayodhya disputes and Gujarat riots etc। ठीक है, आप इसमें क्या देखोगे, वेट फॉर मिनट। ठीक है, आप इसमें क्या देखोगे कि आप इसमें देखोगे कि चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबल टू द ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन के दौरान हम लोगों ने 1991 में कौन सी अपनी नीति अपनाई थी, मैंने आपको बता रखा है, एलपीजी पॉलिसी हम लोगों ने अपनाया था। ठीक है, इस एलपीजी पॉलिसी के दौरान हम लोगों ने अपनी नीति किस प्रकार से लिबरलाइज किया था। इसके बाद जो ओबीसी का पॉलिटिक्स राइज हुआ है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सा स्टेट हो गया, आपका हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, फिर आप देखोगे कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर किस प्रकार से ओबीसी पॉलिटिक्स का राइज होता है, आप देखोगे मुलायम सिंह यादव जी बहुत समय तक चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं, फिर बहुत सारे लोग ओबीसी लोग उत्तराखंड में सीएम बनते हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी बहुत सालों तक रूल करते हैं, या बहुत सारे ऐसे ओबीसी लीडर हैं जो कि रूल किए हुए हैं। ठीक है, इनका कैसे राइज होता है। उसके बाद आप देखो दलित पॉलिटिक्स का भी क्या असर रहा है। ठीक है, दलित पॉलिटिक्स का हमारे देश के इलेक्ट्रल में क्या असर रहा है, इसको भी आप देखोगे। और इसके बाद आप देखोगे कि अयोध्या डिस्प्यूट, आप सबको पता है राम मंदिर, राम जन्मभूमि का कंसेप्ट, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सॉल्व करने का बहुत भरसक प्रयास कर ही दिया है और राम मंदिर ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो ये अयोध्या डिस्प्यूट क्यों शुरू हुआ था, क्या प्रोसेस थे और क्या उसका आउटकम था, हम ये भी देखेंगे। फिर गुजरात राइट जो आपका 2002 का जो